Welcome dear students, I hope you all are fine. Students, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिस्कस किए थे, उम्मीद है कि आपको वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, एक इंतहाई अहम टॉपिक है ये, और इसमें से MCQs जो हैं वो भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी, और स्पेशली जो है इस चैप्टर में से क्योंकि न्यूमेरिकल आना है तो जो अभी तक की स्कीम है, तो इस वजह से इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए आज वाला जो लेक्चर है ये बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो जो डिस्कस करेंगे वो है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में, कि ये क्या होते हैं, इनका डिफरेंस देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। देन जो है हम एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी ना दिया गया हो, इसके बावजूद यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं पता, एम्पिरिकल फार्मूला भी, तो हमारे पास वो कौन से मेथड है जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला की जो डेफिनेशन है ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ी होगी। द फार्मूला विच शोज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, यानी ये आपके क्या करता है, एटम्स के दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है ये उसको बताता है। जो एटम्स की आपस में रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर। तो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या होता है, विच शोज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ये वो बताता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ हमें सिंपलेस्ट रेशो बताता है। तो जिस तरह से ये एग्जांपल भी लिखी है, जो हमारे पास बेंजीन है वो क्या होता है C6H6। अब ये क्या बता रही है, उसकी टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बता रहा है। ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बता रहा है कि 6 कार्बन के हैं, 6 हाइड्रोजन के हैं, जबकि CH जो है ये क्या है, ये बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो बता रहा है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये तनासुब है, ये रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो। तो ये होता है एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा, उसके बाद आगे जो है ये होता है कि इट इज़ यूज फॉर आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हम जो आयनिक कंपाउंड है उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए भी। आपको पता है आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज़ हम यूज़ कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो उनके लिए भी हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड है यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड, उनके लिए भी हम एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, कोवलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ करेंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो कौन से वाले कंपाउंड्स का होता है, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक हों या कोवलेंट कंपाउंड हो यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो, उनका भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ कौन से कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड्स का होता है, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड जिनका दूसरा नाम है, कोवलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होता है। अच्छा, अब अगले पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला इट कैन बी डिटरमाइंड डायरेक्टली, यानी इसको हम डायरेक्टली तौर पर मालूम कर सकते हैं। कौन से, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। तो इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको हम डायरेक्टली तौर पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको अगर हमने मालूम करना भी है, हमसे सवाल में पूछा भी जाए, तो वो हम किस तरह से, पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, यानी डायरेक्ट हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दी, जैसे बेंजीन का C6H6 है, तो इनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है तो वो क्या होगी, यानी ये कार्बन हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यही है। तो इनका जो सिंपलेस्ट रेशो है 1/1, तो इसलिए ये क्या बनेगा, CH बनेगा इसका। अच्छा, इसी तरह से ग्लूकोज जो है C6H12O6, अब इसकी जो है रेशो क्या बनेगी, यानी अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें C1H2 और O1, तो ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बनेगा। तो अब इन दोनों का जो आपस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन है वो किस तरह से हमारे पास निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास, ये एक वैल्यू होती है कांस्टेंट n। तो n कैसे फाइंड आउट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ ऊपर और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ जो है वो नीचे। तो इसके बाद हमारे पास क्या निकलेगी, m की
वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। तो हम अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये आपने इजी किया हुआ है मैट्रिक में भी। तो अब जो है असल हम अपनी इस तरफ आ जाते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसको हमने फाइंड आउट कैसे करना है, ये एक्चुअल जो हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास जो होता है ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, हाउ टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक होता है परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा होता है कंबस्चन एनालिसिस। यानी इन दो मेथड के थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन, पहले ये वाला जो लफ्ज़ है इसको मैं बता दूं ये है क्या चीज़। यानी आपके पास परसेंटेज का लफ्ज़ यानी 100 के लिए यूज़ होता है, 100 पार्ट में से इस एलिमेंट का कितना पार्ट है। मिसाल के तौर पर H2O है, अब अगर इसके 100 पार्ट हों तो उसमें से हाइड्रोजन जो है वो कितने पार्ट्स मौजूद है, कितने परसेंट मौजूद है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन होगी। ऑक्सीजन की अलग परसेंटेज कंपोजिशन होगी। मिसाल ले लेते हैं, यानी कैसे हम निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, फिर मैं आगे इस फर्दर इसको डिस्क्राइब करता हूँ। यानी आपके पास H2O है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन का जो मैस है इस कंपाउंड के अंदर ये कितने हैं, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 2। अब टोटल जो कंपाउंड का मैस नीचे लिखेंगे, यानी आपको पता है H2O का मैस जो होता है वो कितना 18 होता है। 100 आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंट में लेके आ रहे हैं, तो 11.79% यानी इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है हाइड्रोजन की इन वाटर। ये बहुत अहम सवाल है, मतलब कोई वैसे आपसे ये पूछ सकता है, बुक में इस तरह से नहीं दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद जो है H2O के अंदर ऑक्सीजन की कोई पूछ लेता है परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, परसेंटेज कंपोजिशन ये बाय मैस होता है। तो अब ऑक्सीजन एक है तो 16, टोटल मैस कंपाउंड का 18 और 100% है तो 100 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 88.21% निकलता है। यानी अब देखें हमने कितने इजी ट्रिक से ये फाइंड आउट कर लिया कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है और ऑक्सीजन की। तो अगर आपको कोई वैसे दे दे कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन एक कंपाउंड है उसमें इतनी है, ऑक्सीजन कितनी है, तो वो कौन सा कंपाउंड है, तो आप इनडायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि ये वाटर है। तो अच्छा, ये तो वैसे तारुफ था परसेंटेज कंपोजिशन का। तो अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। इसके लिए आपकी बुक में जो दिया गया है पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने उनको मज़ीद ईजी करके ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए पहला जो है वो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनमें से हर एलिमेंट की परसेंटेज हम निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या पहला स्टेप इसका हो जाएगा। यानी हमने परसेंटेज निकालनी है ईच एलिमेंट की। दूसरे नंबर पे हमने क्या करनी है, जो परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकाल ली हर एलिमेंट की, उसी हर एलिमेंट के हमने क्या बनाने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स बनाने हैं। क्या बनानी है, नंबर ऑफ़ मोल्स। और वहाँ पर लफ्ज़ जो बुक में यूज़ हुआ है ग्राम एटम उन्होंने लिखा हुआ है, तो ग्राम एटम का दूसरा नाम मोल्स होता है, याद रखिएगा। मैंने इसलिए सिंपल आपके लिए लफ्ज़ ये यूज़ किया ताकि इजी हो समझने में। फिर जो तमाम एलिमेंट्स के मोल्स निकल आएंगे तो उन मोल्स की आपस में रेशो हमने निकालनी है कि इनकी आपस में रेशो क्या है। उसके बाद उस रेशो से हम एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सिंपल। तो अब ये तो यानी इस तरह से हमने लिखा। अब इसको अप्लाई करके किसी एक एग्जाम्पल पर हम लोग क्या ये वाला निकाल लेते हैं। तो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, ये एक फार्मूला आप जो है वो समझ लें, ये किस तरह से निकलेगा। ऊपर आपने क्या लिखना है, मैस ऑफ एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट का आप मैस निकालने जा रहे हैं, नीचे उसका कंपाउंड का टोटल मैस लिखेंगे और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ वाटर वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि ऊपर हमने एलिमेंट का मैस लिखा था, नीचे जो है उसके टोटल मैस और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हर एलिमेंट की हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन आ जाए। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोगों ने इसी चीज़ को अप्लाई करना है, जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन के ये पॉइंट्स पढ़े थे, अब हमने अप्लाई करना है इसको। एग्जाम्पल नंबर आपकी 4 है जो बुक के अंदर। तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है, जिसको विटामिन सी बोलते हैं, उसका जो है आप स्टेटमेंट जो है अपने सामने बुक रखें, वो स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे। मैंने सोल्यूशन उसकी डायरेक्टली लिख दिया है कि आपके पास अगर एस्कॉर्बिक एसिड एक कंपाउंड है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद है,
है, तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली तौर पर दी हुई है स्टेटमेंट के अंदर कि जो आपके पास कार्बन है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन 40.92 है, यानी कार्बन एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर विटामिन सी के अंदर कितना 40.92% मौजूद है। हाइड्रोजन जो है वो 4.58 और ऑक्सीजन जो है वो 54.5 जो है परसेंट मौजूद है। तो अब उन्होंने बताया है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप निकाल के दें, यानी उन्होंने हमें सिर्फ यहाँ तक डेटा दिया हुआ है कि ये एस्कॉर्बिक एसिड का इतने इतने परसेंट मौजूद है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन ईच एलिमेंट की दे दी है और उन्होंने कहा है एम्पिरिकल फार्मूला इसका निकाल के दें। तो ये बहुत इजी है और इसी तरह से जैसे मैंने अब इस तरह से शो किया, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह से आपने याद करना है। अगर ये वाली चीज़ आपको आ जाती है तो इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं आपके सारे वो सॉल्व हो जाएंगे, खुद आप कर लेंगे, क्योंकि बुक में इस तरह से नहीं बना हुआ, आप इस तरह से बना लें जल्दी जल्दी। तो आए अब आगे इसको फर्दर जो है पहला स्टेप हमने कहा था कि परसेंटेज कंपोजिशन हमने निकालनी है, इस एग्जांपल में उन्होंने हमें खुद दे दिए। अब अगला स्टेप हमने पढ़ा था कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं परसेंटेज कंपोजिशन से, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे निकलेंगे कि आपने क्या करना है, नीचे जो है परसेंटेज कंपोजिशन के उस एलिमेंट के जो मैस है वो आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब कार्बन का 12 होता है, जब ये आप करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल आपके पास आ जाएगा 3 पॉइंट, यानी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगी। अब 40.92 पर कार्बन का जो मैस है वो नीचे डिवाइड करेंगे इसका एटॉमिक मैस, तो आपके पास ग्राम एटम या मोल्स निकल आएंगे। अब इसी तरह से हाइड्रोजन का कितना होता है आपको पता है, 1.008 या 1 भी आप सिंपली लिख सकते हैं, तो ये 4.51 निकल आएगा। इसके बाद जो है ऑक्सीजन, इसका आपको पता है 16 होता है, तो ये आप करेंगे तो ये आपके पास इसके मोल्स निकल आएंगे। यानी परसेंटेज कंपोजिशन जो दी जाएगी उसके नीचे उसका आपने जो मैस होगा एटॉमिक मैस वो डिवाइड करना है, तो मोल्स निकल आएंगे। सो सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद ये वाले आपने निकाल लिए, तो ये निकालने के बाद आपने करना क्या है, आपने जाना है कि इसकी मोल रेशो की तरफ आपने मूव करना है। मोल रेशो किस तरह से निकलेगी कि अब आपके पास ये वाले जो मोल्स निकल आए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, इनमें से जो सबसे कम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे आपने क्या करना है, उसको इनके ऊपर डिवाइड करना है। अब देखें ये मोल छोटे हैं, ये वाले छोटे हैं या ये वाले छोटे हैं, तो ये आपने जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है, ये नियर अबाउट मतलब 4.1 ही है, तो इनमें से ये दो जो है ये छोटे हैं, इनमें से कोई एक जो है वो आप चूज़ कर लें 3.41। अब ये तमाम के ऊपर आपने डिवाइड करने हैं 3.41। तो बच्चों हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स की बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ़ मोल्स अब कैसे निकलेंगे। जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ गए, तो हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो क्या करने हैं, इन तीनों पे डिवाइड करने हैं। यानी हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ़ मोल है वो कौन सा है, 3.41 है। ये हमने इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गई, मोल रेशो आ गई। यानी इसका 1, इसका 1.333 और इसका 1 आ जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास है ये क्या बता रहा है, यानी आपके पास एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर कार्बन क्या है, एक एटम, हाइड्रोजन के 1.33 और ऑक्सीजन का 1, ये हमारे पास एक मोल रेशो जो है ये आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमने यानी लिखे हुए, ये हमारे पास किसके लिए है, कार्बन के लिए, और ये वाला जो है ये हाइड्रोजन के लिए, ये वाला ऑक्सीजन के लिए। अच्छा, अब मसला यहाँ पर ये है कि ये फ्रैक्शन में है, जबकि एटम्स फ्रैक्शन में नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इसी मोल रेशियो को किसी इस ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास जो है फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो 3 के साथ हमने किया तो ये क्या आ गया 3, और इसके साथ किया तो 4, और इसके साथ किया तो 3। तो ये हमारे पास जो रेशो आ गई, मोल रेशो, ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो यहीं से हम लोग क्या है, यानी ये कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 3, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया विटामिन सी का। तो ये हमारे पास जो है विटामिन सी का हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला ये निकाली है। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है यहाँ से हम ईज़िली जो है, अगर हमें मॉलिक्यूलर मैस दिया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड का यानी विटामिन सी का, तो हम ईज़ी से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। आप इस सारे का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम आगे चलते हैं।
अभी हमने जो है वो अपना परसेंटेज कंपोजिशन के थ्रू एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया। अब एक और मेथड जो दूसरा स्टार्ट में ये वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू भी ये एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो सकता है। तो कंबस्टन एनालिसिस, कंबस्टन का लफ्ज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को बर्न करना। तो आपको पता है बर्निंग का प्रोसेस में हमेशा जो है क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर वेपर्स बनते हैं H2O। तो इसी तरह से अगर हम क्या करें, एक सैंपल हमें कोई ऑर्गेनिक सैंपल दिया गया हो, ऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, तो इसको हम बर्न करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और हाइड्रोजन वाटर वेपर्स भी बनेंगे। तो हम उनके थ्रू इसकी परसेंटेज कंपोजिशन बता सकते हैं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है और ऑक्सीजन कितनी है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कंबस्टन एनालिसिस में इस तरह से जो ट्यूब होती है हमारे पास, कंबस्टन ट्यूब, इसके अंदर सैंपल हम रखते हैं। और आपको पता है कंबस्टन का कोई भी रिएक्शन बनने का है उसमें विदाउट ऑक्सीजन वो नहीं हो सकता। ऑक्सीजन हम इनलेट करेंगे, इनलेट के ज़रिए ऑक्सीजन इधर अंदर जाएगी, बनने का प्रोसेस होगा और ये जो है आगे ये जो जल के बर्न हो के क्या बनाएगा, वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर वेपर्स को कौन अगले कंपार्टमेंट के अंदर मैग्नीशियम परक्लोरेट जो है वो वाटर वेपर्स को एब्जर्व कर लेगी। यानी आपके पास वाटर वेपर्स इसके अंदर एब्जर्व हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगले कंपार्टमेंट में पोटासियम हाइड्रोक्साइड का 50% सोल्यूशन जो है वो मौजूद होगा, वो इसको एब्जर्व कर लेगा। तो अब हमारे पास जो है ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितने वाटर वेपर्स ऑब्जर्व हुए हैं और कितने कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर लेट्स सपोज इसकी जो है पहले आपके पास मैग्नीशियम परक्लोरेट 500 ग्राम है, तो आपके पास वाटर वेपर्स जब इसने ऑब्जर्व कर लिए यानी रिएक्शन के बाद इसका कितना हो जाता है 550 ग्राम। इट्स मीन के 50 ग्राम इसके अंदर वाटर वेपर्स आ गए हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कितना वाटर वेपर्स ये ऑब्जर्व कर लेता है। सेम इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है परसेंटेज कंपोजिशन का यहाँ पर। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एब्जर्व हुआ है, क्योंकि कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मौजूद होगी, तो कार्बन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो एब्जर्व हुआ है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन जो है वो उसका मैस कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एटम है तो 12 होगा और टोटल जो मैस है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस वो हम नीचे इधर लिख लेंगे 40 और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए वाटर का जो मैस है जो यहाँ पर एब्जर्व हुआ है ऊपर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नीचे, और वाटर के अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन का कितना है 2 है मैस तो ऊपर, और इसका टोटल जो आपके पास मोलर मैस है 18 है H2O का, वो नीचे रख लेंगे और 100 क्योंकि हम परसेंटेज ले रहे हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएगी। ऑक्सीजन के हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से जो परसेंटेज हमारी कार्बन की निकली थी और हाइड्रोजन की, इन दोनों की हमारे पास जो परसेंटेज निकली थी 100 में से हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अब हमने ईज़िली कंबस्टन एनालिसिस के थ्रू परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद आपको पता है जैसे हमने परसेंटेज कंपोजिशन पहले भी वीडियो में डिस्कस किया स्टार्ट में कि परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास मालूम हो जाए तो हम ईजी से क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम इसी एग्जांपल के अंदर ये चीज़ रिपीट हो रही है। एग्जांपल नंबर 3 जो है आपकी स्टेटमेंट आप उसमें पढ़ेंगे तो एक एलिमेंट दिया गया है जिसमें कार्बन जो है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन और क्या नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, तो उसका जो डेटा है वो इस तरह से है कि अगर आपके पास जो क्या नाम है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका टोटल जो है वेट 0.543, एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मैस कितना है 0.543 उसका टोटल मैस है, और उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी एब्जर्व की है 1.039, ये उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जर्व की है। और उसके बाद क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन जो है उसका 12 होता है और टोटल उसका मोलर मास 44 होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.108 इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएगी। तो इसके बाद जो है अगला जो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है वाटर वेपर्स, इनका मैस जो है वो आप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे कितना है 0.63। तो ये मैस आ गया हमारे पास H2O का। नीचे जो है ये किसका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस है। और इसके बाद जो है क्योंकि वाटर के अंदर मैंने आपको बताया था 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 2 लिखेंगे कि मैस जो है उसका 2 होगा और टोटल जो है मोलर मैस 18 होगा। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.11 इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएगी। और इसके बाद जो है ऑक्सीजन की कैसे निकालेंगे, इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ से 100 में से माइनस कर लेंगे और ये 34.37 निकल आएगी। अब इसके बाद हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकल आई तो ईजी है, जैसे हमने पहले भी किया इसी वीडियो के अंदर हमने पहले भी मोल इसके परसेंटेज कंपोजिशन से हमने मोल निकाले। परसेंटेज कंपोजिशन से मोल जो हैं वो कैसे निकलेंगे कि आपने उसी जो आपके पास जिस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन ले रहे हैं उसी का एटॉमिक मास डिवाइड करना है तो मोल निकल आएंगे। अब इसकी कार्बन के 52.108 है, नीचे इसका मैस लिखेंगे क्योंकि कार्बन का जो मैस होता है 12 होता है AMU, तो ये मोल निकल आएंगे। अब हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन 13.11 है, इसका मैस जो है 1.008 होता है तो इसकी ये मोल्स 13.01 मोल्स निकल आएंगे। और आपके पास जो है ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन 34.37 थी और 16 इसका मैस है तो मोल इसके निकल आए। अब मोल से आपने क्या बनाने हैं, मोल रेशो बनानी है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कौन से हैं 2.17, उसको डिवाइड करेंगे तो ये 261 निकल आएगा। और आपके पास यहाँ से निकल आया एम्पेरिकल फार्मूला कि आपके पास 2 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का C2H6O, ये एम्पेरिकल फार्मूला है हमारे गिवन कंपाउंड का जो एग्जांपल नंबर 3 में उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसके बाद अगली जो एग्जांपल हैं आप सेम इसी तरह से इसी मेथड के थ्रू आप इजी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अब जो है नेक्स्ट हम मूव करेंगे, वो हमारे पास जो अगला टॉपिक है मोल, उसकी तरफ इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपना और अपने घरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।